सुप्रभात बच्चों। आज हम कृतिका शुरू कर रहे हैं। कृतिका का पहला पाठ इस जल पर लय में, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। हम पाठ 2 से शुरू करेंगे। मेरे संग की औरतें। कृतिका का पाठ 2 जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। जो इसमें लेखिका के परिवार के बारे में बताया गया है कि उसका परिवार कैसा था और उस समय समाज कैसा था। इस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। मेरी एक नानी थी। अभी लेखिका कह रही है मेरी एक नानी थी। जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनें को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया, बल्कि उसका असली जो दर्द है वो समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी होता है जो पर्दे में औरतें रहती हैं, पर्दा करती हैं, सिर पे घूंघट करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्दानशी। अब यहाँ पर जो नंबर 1 डाला हुआ है ना, तो इसके मीनिंग नीचे दे रखे हैं, शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं, वो आप शब्दार्थ नीचे पढ़ लेना। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री होते जो वकालत की पढ़ाई करते हैं, उसको बैरिस्ट्री बोलते हैं। विलायत विदेश में चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे थे। बल्कि अब वो विदेश गए थे तो विदेशी रीति रिवाज के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपने किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर भी कभी किया। बल्कि अब आप इसमें जो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है कि उनकी नानी कैसी थी। पर्दे में रहने वाली थी, अनपढ़ थी, परंपराओं पे चलने वाली थी। परंपराएं मतलब कि जो पुराने रीति रिवाज है उनको मानने वाली थी। और उनके पति कौन थे? उनके पति विलायत से पढ़कर बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे विदेश से, और वो विदेशी रीति रिवाज अपनाते थे, पर इसका नानी पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। परंतु उनकी जो लेखिका ने है, उन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ नानी के बारे में अपनी माँ से सुना था कि उनकी नानी कैसी थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। बल्कि उसके कोई मुंह जोर थे, बहुत बोलने वाली, बहुत ज़्यादा। बल्कि पहले तो वैसे चुपचाप रहती थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी। जब लगा उनको कि उनकी मृत्यु होने वाली है और उनकी इकलौती बेटी है, उनको अपनी बेटी की शादी की चिंता थी, तो उनको अचानक वो एकदम बोली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त
स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। उनके जो पति के एक दोस्त थे स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा, वो उनसे मिलना चाहते थे। सब दंग हैरान रह गए, सब इस बात से बड़े हैरान रह गए कि नानी उनसे क्यों मिलना चाहती है। जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी, क्योंकि नाना ने भी उनकी बात मान ली। उनको लगा कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी मृत्यु पास है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो नाना ने भी उनकी बात मान ली। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए बल्कि दोस्त को ले आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, बल्कि दोस्त को अपनी बीवी के पास ले आए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, बल्कि जो नानी ने बात कही वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। अब जो ये नानी किससे कह रही है, जो अपने पति के दोस्त से कह रही हैं कि मेरी लड़की के लिए वर आप, मतलब उसका जो दूल्हा है वो आप ही ढूंढेंगे। क्योंकि क्या था, नानी जो है वो पूरी भारतीय नारी थी और उस अपने देश से प्रेम करती थी, लेकिन जो उसके पति थे वो विलायत से पढ़ के आए थे, विदेश से पढ़ के आए थे। तो लेकिन उनके जो मित्र थे प्यारे लाल, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के लिए उनको वर ढूंढने के लिए कहा। मेरे पति तो साहब हैं, नानी कहती है। देखिएगा कि नानी कह रही है कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमान बरदार से हो, बल्कि जो साहबों के यहाँ पर है अंग्रेजों की, जो अंग्रेजों के आज्ञाकारी हो। वो नहीं चाहती कि उसकी पुत्री की शादी उस व्यक्ति से हो जो अंग्रेजों का कहना मानता हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी, बल्कि अपने हिसाब से वो जीवन जीती थी। उसके पति चाहे कुछ भी करते रहे, इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता था और वो अपने हिसाब से अपना जीवन जीती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, बल्कि पूर्वजों का दिया हुआ उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। पुश्तैनी पैसा होता है जो पूर्वजों का पैसा होता है, उसको बोलते हैं, बल्कि अपने बड़ों की जमीन जायदाद, उनका दिया हुआ पैसा, उसको पुश्तैनी पैसा बोलते हैं। उनके पास पुश्तैनी पैसा, अपने पूर्वजों का पैसा ढेला एक नहीं था, एक भी पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ
और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी, अभी अपनी माँ के बारे में बता रही है जो लेखिका है, अब अपनी माँ के बारे में बता रही है कि उनकी माँ कैसी थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी, बल्कि वो इतनी कोमल थी कि खादी की साड़ी में उन्हें भारी लगती थी और उनकी जो कमर है वो बल खा जाती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, बल्कि रात रात को वो जाकर साड़ी बांधने का अभ्यास करती थी ताकि दिन में उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो उनकी जो बहू थी, जो लेखिका की माँ थी, वो बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही कोमल थी और जो ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं कर सकती थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। कहने का मतलब यह है कि किसी ने भी उन्हें काम नहीं करती थी तो भी किसी ने उन्हें टोका नहीं, कुछ कहा नहीं कि काम क्यों नहीं करती हैं। तो इसलिए गनीमत ये थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, अर्थात उन्हें टोकने की किसी ने भी कोशिश नहीं की।